तो कल हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें ऑर्डर को किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता था इसके बारे में बात की है ना कि वेरियस मेथड्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली। तो उसी एक मेथड में हमने बात किया था एक हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको जो भी डेटा दिया हुआ रहता है उस डेटा के अकॉर्डिंग आप अज्यूम कर लेते हो कि मान लेते हैं ये डेटा की जो वैल्यूज़ मुझको दी हैं इसको मैं पुट करूँगा या करूँगी किसी फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ में या फिर ज़ीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ में एंड सो ऑन, जो आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग। और जब आप वहाँ पे पुट कर देते हो ये सारे डेटास को अलग अलग टाइम पर और आप देखते हो कि अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग के की वैल्यूज़ मिल रही हैं, फिर आप उन अलग अलग के की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हो, K1 को, K2 को, K3 को, है ना। तो आप ये देखते हो कि अगर K1, K2, K3 ये तीनों आपके सेम आ गए तो आपने जिस फॉर्मूले को यूज़ किया था, ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यूज़ को पुट करने के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर को यूज़ किया था और फर्स्ट ऑर्डर को यूज़ करने से आपका क्या आ चुका है, सब कुछ सेम आ चुका है, तो हम ये कहते हैं कि हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो उस डेटा के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। और अगर वो डेटा के अकॉर्डिंग परफेक्ट है तो वो रिएक्शन जो जिस ऑर्डर का वो फार्मूला यूज़ किए हो वो उसका ऑर्डर रखेगी। अगर वो उस फार्मूला में वैल्यू पुट करने पर आपको अलग अलग के मिल रहे हैं तो आप नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जाते हो और फिर नेक्स्ट फार्मूला में यही सेम प्रोसेस को रिपीट करते हो। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तुम्हें लगेगा कि के की वैल्यू को डिटरमाइन करने की क्या नीड पड़ गई, ऑर्डर तो चलो हम मानते हैं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था जिसको डिटरमाइन करने की आवश्यकता पड़ती थी, बट यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ के इसकी नीड आखिर क्यों पड़ रही है, ठीक है, इसकी नीड आखिर क्यों पड़ रही है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ के की नीड आखिर क्यों पड़ रही है। तो देखो, हम लोगों को वैसे तो बहुत सारे ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स पढ़ने होते हैं, बट उनमें से जो सबसे कॉमन काइनेटिक्स का ऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेसिकली आप लोगों का फर्स्ट एंड ज़ीरो, ठीक है। अब फर्स्ट में भी और ज़ीरो में भी हम लोग आज की क्लास में जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करने वाले हैं के का, वो स्पेसिफिकली करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यानी कि ये जो पूरी की पूरी क्लास है आज की, ये पूरी की पूरी क्लास संपूर्णतः फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इर्द गिर्द ही घूमेगी, ठीक है। इसमें हम किसी भी दूसरे वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है, इसमें अलग अलग रिएक्शंस के लिए, ठीक है, तो उसको हम टोटल 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। जो पहला पार्ट होगा आप लोगों को पढ़ना होगा वो रहेगा आप लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो कि मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ। जब मैंने तुम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने, याद करो, प्रेशर और वॉल्यूम को के लिए आपको डिफरेंट केसेस बताए थे, है ना, वही सारी चीज़। बट मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, बट एंडिंग में पहले जो टर्म्स नहीं पढ़े पहले आज उनको पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा आप लोगों का टाइट्रेशंस वाला। अब अगर टाइट्रेशंस वाला टॉपिक यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पे आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शंस का जो चैप्टर था उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर आना चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं दैट वुड बी ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑप्टिकल रोटेशन वाला। और चौथा होता है आप लोगों का बैक्टीरियल ग्रोथ। खैर, बैक्टीरियल ग्रोथ वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि जितना पढ़ाया था वो उतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं। वैसे तो प्रेशर के टर्म्स वाला टॉपिक भी हम कर चुके हैं, बट फिर भी इसको एक बार हम लोग रिपीट कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस अभी हो पाएगी आफ्टर स्टडिंग सो मैनी ऑर्डर्स, थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी हमको।
फिर उसके बाद बात आती है टाइट्रेशंस वाले टॉपिक की। तो जो टाइट्रेशंस वाला टॉपिक है इसको हम लोग टोटल 5 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस वाले टॉपिक को हम लोग टोटल कितनी कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करने वाले हैं? टोटल 5 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करेंगे। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये टाइट्रेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग मतलब कंटिन्यूशन में रहेगी क्लास। आज का एक ये टॉपिक और कल का मतलब इसी के बाद का ऑप्टिकल रोटेशन, ये हमारा आज का टारगेट है। और कल की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा प्रेशर एंड वॉल्यूम वाले टर्म को एक बार रिकॉल कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। तो तुम लोग पहले से उसको थोड़ा सा रिवाइज करके बैठना, ठीक है। और साथ ही साथ में फिर हम लोग कल मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, इन सब चीज़ों में मूव करेंगे। तो इनडायरेक्टली आज हम लोगों को टोटल 2 टॉपिक पढ़ने हैं, टाइट्रेशन और ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, शुरू करें। बढ़िया। तो टाइट्रेशन वाले टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स, जैसे खाना बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए ना, जिस डिश को आप बनाने जा रहे हो उस डिश को बनाने के लिए आपको क्या सामग्री की आवश्यकता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप टाइट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या आगे कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। तो देखो, पहला कंसेप्ट जो यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, बेसिक 1 से इतना बनेगा, x गया वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को चीज़ें बन जाएंगी। दूसरी चीज़, आपको वैलेंसी फैक्टर क्या होता है इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तीसरा, आप लोगों को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो आना चाहिए। और चौथी चीज़, डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर फॉर्मूलाज। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ठीक है, कि आपको फॉर्मूला का उपयोग नहीं करना है, कतई नहीं करना है। मतलब फॉर्मूले को याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप फॉर्मूले को रट्टा मारने गए तो होगा क्या, आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन जिस टर्म्स में अभी तुम्हें मैं सिखा रही हूँ या कोई और सिखा रहा है या कोई बुक में आपको लिखा है एग्जैक्टली वही चीज़ आपके पेपर में आए, ऐसा नहीं होने वाला है। प्लीज़ कीप इन माइंड, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ऐसा नहीं होगा तो ये जो थॉट प्रोसेस है या फिर मैं कहूँ जो ये डेरिवेशन वाला पार्ट है जो अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे करते हैं, यही आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टाइट्रेशंस। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो 2-4 ठोक टाइट्रेशन फेमस वाले जो रहते हैं सिलेबस में या जो पहले से JEE में आए हुए हैं वही वाले मैंने करा दिए, उसी के जैसे 2-3 और करा दिए, तो वही आप लोगों को पेपर में आएगा। एनी कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूले को मगअप करने की कोशिश मत करना, बेकार है, ठीक है, अननेसेसरी है, बर्बाद है, ना तो अभी ना तो ऑप्टिकल रोटेशन केस में, ना ही इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वाले केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ टाइट्रेशन में जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पहले सिंप्लीफाइड वे में सब कुछ पढ़ लेंगे, फिर मैं एक एक करके उसमें कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। क्योंकि अगर आपने मान लेते स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ना शुरू कर दिया तो ये टॉपिक इस एंटायर चैप्टर का सबसे हेटेड वाला टॉपिक बन जाता है, तो वो हमको नहीं करना है। सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, मैंने आई थिंक कुछ दिनों पहले तुम लोगों को कहा था कि H2O2 की जो डिकम्पोजिशन है उसको पढ़ के रखना हाइड्रोजन वाले चैप्टर से। इवन मैंने तुम लोगों को हाइड्रोजन वाला चैप्टर भी पढ़ने को कहा था, तो खैर मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, तो उसका भी बस टेस्ट अभी बीच में कभी अपन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, है ना। चलो, तो मैंने वैसे H2O2 आपको पढ़ने को कहा था, और आई थिंक मैंने ये भी बताया था कि H2O2 का वैलेंसी फैक्टर ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखो, H2O2 का डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। इवन हमारा जो आज का टॉपिक है ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अराउंड ही घूमने वाला है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज अ रिएक्शन विच इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स
तो इस बात को बस आपको अपने छोटे से दिमाग के अंदर आपको रखना है। दूसरी चीज़, जब H2O2 डिकम्पोज होगा और अगर कोई मुझे कहेगा कि आप इस रिएक्शन का K निकालिए, ठीक है, आप इस रिएक्शन का क्या कैलकुलेट करिए, K कैलकुलेट करिए, तो मैं इस रिएक्शन का K कैसे कैलकुलेट करूँगी? वेरी सिंपल, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट इट्स K, दैट वुड बी 2.303 अपॉन T। यही होता है ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड फॉर्मूला, राइट? अच्छा, लॉग बेस 10, अब ध्यान देना क्या होता है फॉर्मूला, A0 अपॉन AT, यानी कि A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, H2O2 की, अपॉन में AT का मतलब आफ्टर सम टाइम T आपके पास H2O2 कितना बचा, या फिर इसी सेम फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 2.303 अपॉन में T लॉग बेस 10। आप लोगों का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, A0 अपॉन में यहाँ लिखा जा सकता है A0 माइनस एक्स। ऑब्वियसली H2O2 के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ठीक है, यानी कि A0 वगैरह मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन किसके, H2O2 की। जिनको प्रीवियस क्लासेस अच्छे से आती हैं केमिकल काइनेटिक्स की, उनको ये बातचीत समझ में आई होगी। जो इसी पॉइंट से अभी अभी जागे हैं, पढ़ाई लिखाई करना उनके लिए थोड़ा सा माइट बी डिफ़िकल्ट हो सकता है क्या भाई, होगा ही होगा। अब H2O2 डिकम्पोज होती है, ठीक है, H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है। अगर आप H2O2 को प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखोगे ना, वो अपने आप डिकम्पोज होती है, उसको ऐसा कुछ हीट वीट करवाने की ज़रूरत नहीं होती हो, जो भी एटमॉस्फेयर में होता है मौजूद उसके वाया वो हो जाती है डिकम्पोज, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको स्टोर करके प्रॉपरली रखना पड़ता है। खैर, H2O2 अगर डिकम्पोज होती है तो H2O2 डिकम्पोज होने के बाद बनाती है H2O प्लस, मान लेते हैं मैंने यहाँ लिख दिया हाफ O2। मैंने इस रिएक्शन को 2 टाइम्स ऑफ H2O2 गिविंग यू 2H2O प्लस हाफ 1O2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो भी ऊपर में मैंने फॉर्मूला लिखा है ये तब के लिए लिखा है जब हम लोग हमारी स्टोइकियोमेट्री कितनी लेते थे, 1 लेते थे, ठीक है, जब हमारी स्टोइकियोमेट्री हम कितनी लेते थे, 1 लेते थे, बराबर, ओके। अब देखो होता क्या है कि H2O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता होती, ठीक है। मान लेते हैं आपके लैब में आप लोगों के पास जब नया नवेला डब्बा आया H2O2 का, लेट से पैक होकर ताज़ा, कंपनी वालों ने कहा कि देखो जो हम H2O2 आपके पास भेज रहे हैं इसकी इनिशियल लेट से कंसंट्रेशन फिलहाल इतनी है। अब हुआ क्या, आपने उस डब्बे को खोला, आप उसको लैब में यूज़ करना शुरू कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपका H2O2 क्या होने लगेगा, समय के साथ साथ डिकम्पोज होने लगेगा। मान लेते हैं 1 महीने बाद आप वापस से उसी सेम कंटेनर को आप यूज़ कर रहे हो और उसके H2O2 को, तो जब वो इनिशियली डब्बा आया था उस वक्त जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो अब 1 महीने बाद उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन वो नहीं होगी, क्योंकि वो डिकम्पोज हो चुका होगा, है ना, H2O2 ख़त्म हो रहा है ना। तो ऐसे में मुझे इस H2O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता, ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट, आई डोंट नो इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, A0 ऑफ H2O2, मुझे इस H2O2 का A0 नहीं पता। कई लोगों को लगता है कि यार आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता, ये कैसे हो सकता है, बराबर। कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो समय के साथ साथ कम होती है या बढ़ती है या डिकम्पोज होती है, व्हाटएवर जो चेंज होती है समय के साथ साथ, आप उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को कैसे बता सकते हो, आप नहीं बता सकते। अगर आपको A0 H2O2 का नहीं पता तो ऑब्वियस है कि आपको A0 माइनस एक्स भी H2O2 का नहीं पता होगा, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि K कैलकुलेट करो तो आई डोंट थिंक कि तुम ये वैल्यूज़ जानते हो, ये वैल्यू तुम लोगों को नहीं पता, और अगर तुमको ये वैल्यू ही नहीं पता तो तुम K कैसे निकालोगे? क्या दिक्कत आ रही है, क्या वो पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? क्यों हम टाइट्रेशंस वाला कंसेप्ट ला रहे हैं? क्योंकि H2O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन हमको नहीं पता। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि जाइए जाकर H2O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन आप ढूंढ कर लाइए। तो कैसे ढूंढें? तो ऐसी कोई भी स्पीशीज़ जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बदलती रहती है
उनके कंसंट्रेशन अगर आपको ढूंढनी हो तो आपको टाइट्रेशंस करवाने होते हैं। टाइट्रेशंस क्या होते हैं हम लोग ऑलरेडी रेडॉक्स में पढ़ चुके हैं, आपको टाइट्रेशंस करवाने होते हैं। आप टाइट्रेशन करवाते हो तो ये जो H2 होता है ना, H2O2, इसको हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस, आप इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको टाइट्रेट करवाते हो। ठीक है, कैलकुलेट दिस, आप टाइट्रेट करवाते हो H2O2 को किसके साथ, KMNO4 के साथ। ठीक है, KMNO4 के साथ आप टाइट्रेट कराते हो इन एसिडिक मीडियम। तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुमने रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा है कि KMNO4 जो होता है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों ही मीडियम में क्या करता है, रिएक्ट करता है। इवन मैंने तुम लोगों को डी ब्लॉक पढ़ा के रखा है, तो उसमें मैंने तुम्हें KMNO4 के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की क्लास में पूरा का पूरा KMNO4 रिवाइज करके रखो। ठीक है, इससे तुम्हारा डी ब्लॉक भी रिवाइज हो ही जाएगा। खैर, तो आप लोगों को टाइट्रेट करना पड़ता है H2O2 को किसके साथ, KMNO4 के साथ। अब जब हम KMNO4 को टाइट्रेट करते हैं H2O2 के साथ, तो ये जो मेरा KMNO4 है ना, ये KMNO4 मेरा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, फिलहाल मैं बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल्स के लिए रेडॉक्स देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन समय के साथ साथ चेंज नहीं होती है, वो फिक्स होती है, मतलब फिक्स होती है। ठीक है, यानी कि मैं शॉर्ट में ये कह सकती हूँ, एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मेरे पास क्या है, नोन है। ठीक है, जो बदल नहीं रही है भैया, फिक्स है। मैं इनको टाइट्रेट कराती हूँ। KMNO4 थोड़ा सा पर्पल कलर का होता है, तो ऑब्वियस है कि जब मैं इनको टाइट्रेट करा रही हूँ तो ये जो ऊपर मेरे पास ब्यूरेट होती है, एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली हम लोग क्या भर कर रखते हैं, आप लोगों का KMNO4 भर कर रखते हैं। ये पिंक 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 कलर का KMNO4 भरा हुआ है। नीचे कोनिकल फ्लास्क होता है, कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या करके रखा रहता है, आपका H2O2 डालकर रखा होता है। यहाँ पर मुझको किसी एक्सटर्नल इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि KMNO4 खुद कलरफुल होता है, तो एक बेसिकली वो सेल्फ इंडिकेटर है। अब क्या होगा, आपने नीचे में जो H2O2 लिया, मतलब आपके पास एक बहुत बड़ी बॉटल है, लेट से 10 लीटर की बॉटल है आपके लैब में, क्या आप 10 लीटर की बॉटल का टाइट्रेशन करवा लोगे क्या KMNO4 के साथ? कोई इडियट ही करवाएगा। आप क्या करवाते हो, उस 10 लीटर की बड़ी सी बॉटल में से 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml ऐसी क्वांटिटी ऑफ H2O2 निकालते हो बाहर। ठीक है, इतना क्वांटिटी ऑफ H2O2 आप क्या करते हो, बाहर निकालते हो। ठीक है, मतलब एक सेट वॉल्यूम आप निकालते हो, और वही सेट वॉल्यूम आप हर बार निकालोगे। ठीक है, आपने वो सेट वॉल्यूम ऑफ H2O2 क्या किया, निकाल लिया। तो मुझे नहीं पता कितना, लेट से 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 होता है, तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 आपने बाहर निकाल के यहाँ रख लिया है। अब ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप KMNO4 डाल रहे हो। एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जब यहाँ पर आप लोग क्या होगा, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो उस पॉइंट पर क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। तो इसके लिए एक इंसान को क्या पता ज़रूरी होना चाहिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर उस सामने वाले इंसान को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं पता है तो उसको ये भाषा अभी समझ में नहीं आ रही होगी। बराबर, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4 और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 टाइट्रेशन वाले पॉइंट्स में आपस में इक्वल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें चीज़ें पूरी डायरेक्ट बता रही हूँ, और बाद में इन्हीं सारी चीज़ों को वापस से एक बार डिटेल में रिपीट करवाऊंगी। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट वे में समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी KMNO4 के अगर आपको मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, जो भी KMNO4 आपने इस्तेमाल किया है उसकी नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय आपके ब्यूरेट से जो KMNO4 आपने नीचे डाला है उसका वॉल्यूम इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2, यानी कि जो नॉर्मेलिटी H2O2 की मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किसका, H2O2 का। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, हम KMNO4 को H2O2 के अगेंस्ट टाइट्रेट करवा रहे हैं, यानी कि KMNO4 मेरा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। इसका मतलब मेरे पास इस KMNO4 की जो नॉर्मेलिटी है, अगर नॉर्मेलिटी नहीं है तो मोलैरिटी होगी, और अगर मोलैरिटी है तो फिर आपको नॉर्मेलिटी को रिप्लेस करना होगा मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर वाले कंसेप्ट से। ठीक है,
वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन जो भी इसकी कंसंट्रेशन है, चाहे नॉर्मेलिटी हो मोलैरिटी हो, ये आप लोगों की कांस्टेंट होती है या फिर मैं कहूँ नोन होती है ना। ये आप लोगों की नोन वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स हो जाती है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है आप लोगों की, नोन होती है, नोन वैल्यू है आप लोगों की, है ना, ये नोन वैल्यू है। अब इसका टाइट्रेशन मैं करवा रही हूँ किसके साथ, H2O2 के साथ। और जिस H2O2 के साथ हम उसका टाइट्रेशन करा रहे हैं, मुझको उसकी कंसंट्रेशन नहीं पता। वही तो मेरा मेन इशू है ना, कि मुझे उसकी कंसंट्रेशन ही नहीं पता। और ऊपर से ब्यूरेट से जब हम KMnO4 को टिप 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 नीचे गिरा रहे हैं, तो कितना KMnO4 लगेगा उस H2O2 के टाइट्रेट करने के लिए, वो भी मुझको नहीं पता। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको पता चलेगा ना। रिएक्शन बिना एक्सपेरिमेंट के आप पहले से कैसे बता दोगे कि इतना KMnO4 लग रहा है, बराबर। क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, इस टोटल फॉर्मूले में 4 वेरिएबल्स हैं, तो अगर आपको H2O2 की नॉर्मेलिटी नहीं पता तो बाकी 3 डेटा पता होने चाहिए, है ना। और अगर मान लेते हैं आपको वॉल्यूम ऑफ KMnO4 निकालना है, तो आपको नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए, और आपको नॉर्मेलिटी भी नहीं पता। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ कि ये दोनों डेटा आपके लिए कैसे हैं, अननोन है। क्या आपके लिए वॉल्यूम ऑफ H2O2 नोन है? बिल्कुल, हमारे लिए वॉल्यूम ऑफ H2O2 नोन है। वो इसीलिए नोन है क्योंकि H2O2 को हम लोग नीचे कोनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं, 10 ml 20 ml 30 ml जितना भी, तो वो हमको पता है कि भैया मैंने कितना हम लोगों ने H2O2 लिया। तो बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब जितना आपने कोनिकल फ्लास्क में ले लिया सो ले लिया, है ना। रिएक्शन के थ्रू आउट वो वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। अच्छा, तो इस 4 वेरिएबल के टर्म्स में 2 नोन है और 2 अननोन है। अगर मैं वो नोन वालों को हटा दूं, तो क्या मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख सकती हूँ कि जो KMnO4 को हम यूज़ कर रहे हैं टाइट्रेशन करने के लिए, उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आप लोगों की का नॉर्मेलिटी। अब देखो, नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी भी हो सकती है, तो मैं ये ऐसा लिख रही हूँ, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 के, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 के। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कंसंट्रेशन वर्ड बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा, नॉर्मेलिटी नहीं बोलनी है तो मोलैरिटी के टर्म्स में भी बोल सकते हो, बट अगर मोलैरिटी के टर्म्स में बोलोगे तो फिर इनटू में वैलेंसी फैक्टर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट तभी चलो वो सब कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीज़ों को, सीधा सीधा लिख लेते हैं कि वो नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर मैं सीधी भाषा में कहूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, मेरे को पता है कि यहाँ से कई लोगों का अभी डाउट भरा मैसेज आ जाएगा कि मैडम हम तो अभी तक ये सीखते आ रहे थे कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, आपने यहाँ ऐसे कैसे बता दिया कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली हो रहे हैं। तो देखो, ये बात ट्रू है कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं अगर मैं सोल्यूशन को सेम रखूँ तो, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ x, बराबर। यहाँ पे देखो ना, आप कंसंट्रेशन H2O2 की यूज़ कर रहे हो और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 का यूज़ कर रहे हो, बराबर, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अभी इससे मुझे ये पता चल गया कि KMnO4 का जो भी वॉल्यूम है, जितना भी KMnO4 हमको ब्यूरेट से लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H2O2 के किससे, इन कंसंट्रेशन से। आप सोचो, जरा सोचो, यहाँ पे ध्यान से सोचना। अब पेपर में आपको चीज़ें कैसी दी हुई होती हैं, हमको तो मैडम लेकिन H2O2 की कंसंट्रेशन नहीं पता। फिर तो ठीक है, H2O2 की कंसंट्रेशन नहीं पता, लेकिन ब्यूरेट से जब आप टाइट्रेशन करवाओगे तो ब्यूरेट में अपनी आँखों से देखकर ये तो बता सकते हो ना कि इस टाइट्रेशन को होने के लिए, मतलब जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कलर चेंज दिखेगा, तो उस कलर चेंज तक पहुंचने के लिए कितना ml KMnO4 लगा। सो बेसिकली जब आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाता है कि एक कॉलम होता है टाइम का और दूसरा कॉलम होता है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 का।
एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और कई लोग तो इस तरीके का एक कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं कि नहीं नहीं ये मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे KMnO4 नहीं, यहाँ तो H2O2 होना चाहिए, क्योंकि पूछ तो H2O2 के लिए रहा है, दिया KMnO4 है। भाई नहीं, H2O2 की डायरेक्ट वैल्यूज हमें नहीं पता हो सकती हैं, इसीलिए तो हम KMnO4 के वाया जा रहे हैं, इसीलिए तो हम KMnO4 के वाया जा रहे हैं। तो आपको अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे इस KMnO4 का कितना वॉल्यूम टाइट्रेशन के लिए लग रहा है इसकी जानकारी दी हुई होगी। यानी कि जब जस्ट रिएक्शन शुरू हुई है, यानी कि जब टाइम बराबर 0 है, तब वो आपको डेटा दे रहा है कि KMnO4 मुझे V0 ml लगा। ठीक है, जब हम लोगों का टाइम T हो गया। अब देखो पेपर में टाइम T कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, आई डोंट नो, और उस पर्टिकुलर टाइम T में आपको KMnO4 कितना लगा, VT लगा। अब एक कॉमन सेंस का मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ कि वो जो KMnO4 है वो H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे जैसे समय आगे जाता जा रहा है H2O2 डिकम्पोज होता जा रहा है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर मैं बात करूँ एट टाइम T की, तो टाइम T पर आप लोगों का जो वॉल्यूम ऑफ H2O2 है वो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ लेस होगा। किसके कंपेयर में लेस होगा? इनिशियली आप लोगों के पास जितना H2O2 था उसके रिस्पेक्ट में, बराबर। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ बोलो क्या हो रहा है, रिएक्शन में आपका H2O2 डिकम्पोज होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो आफ्टर टाइम T आपके पास कम H2O2 होगा। सो देयरफॉर जो KMnO4 रिक्वायर्ड होगा वो भी हम लोगों को समय के साथ साथ बोलो कैसा होता जाएगा, लेस लगता जाएगा। ये कॉमन सेंस है। ठीक है, जब प्रैक्टिकली लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो मैं तुम्हें बता दूं बहुत बोरियत फील होती है। कुछ नहीं होता है, पहले सॉल्यूशंस बना लो, ब्यूरेट में भर लो, नीचे फ्लास्क में लगा लो, और उसके बाद पहले रिएक्शन किए, फिर 10 मिनट रुके, फिर और 10 मिनट रुके, फिर और 10 मिनट रुके, ऐसे कम से कम हम लोग 20 रीडिंग्स लेते हैं। अब तुम मल्टीप्लाई कर लो, अगर हर रिएक्शन के लिए आप 10 मिनट रुक रहे हो और आपको ऐसी मान लेते हैं 20 रीडिंग्स लेनी, चलो 10 भी लेनी है, कितना बोरियत वाला काम है, समझो कितना बोरियत वाला काम है। तो ऐसे में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपनी मर्जी से रीडिंग फेंक देते हैं, कुछ भी एवी करते हैं। सर अगर तुमने भी फ्यूचर में कभी केमिस्ट्री ली तो मे भी तुम करो, ऐसा करते हैं कि अरे यार जल्दी जल्दी छुटकारा पा लेते हैं, लैब से फटाफट भाग जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। तो उन लोगों को कैसा रहता है, पता रहता है प्रोसीजर की करना क्या है, बट उन लोगों को ठीक है, बट उन लोगों को कुछ बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता होती। अब वो जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो क्या कह रही है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी KMnO4 कम होगा, बराबर। तो वो लोग क्या करते हैं, एट T=0 KMnO4 जो लिया गया या फिर जो KMnO4 यूज्ड अप हुआ, लेट से 50 ml, फिर सुनो ध्यान से, एट T=10 मिनट्स द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 बराबर लेट से उन्होंने लिख दिया 70 ml। अब यहीं से टीचर पकड़ लेता है चोरी कि स्टूडेंट ने काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आफ्टर 10 मिनट्स H2O2 तो डिकम्पोज हो गया, यानी कि पहले आपके पास जितना H2O2 था, ठीक है, आपके पास अब H2O2 कितना होगा, कम होगा, क्योंकि वो तो डिकम्पोज होता जा रहा है। और अगर वो डिकम्पोज होता जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड भी आपका समय के साथ साथ बोलो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो प्रैक्टिकली किस तरीके से चीटिंग पकड़ते हैं टीचर्स की, ये स्टूडेंट ने ईमानदारी से प्रैक्टिकल किया है नहीं किया है, ये उनका तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि ये मैनुअल है, लैब मैनुअल, इस लैब मैनुअल में ऐसा ऐसा कहा है, वैसा वैसा कर दो। दे जस्ट नो द थियरी, ठीक है, कि क्या करना है, दे नो द प्रोसीजर, बट उसके पीछे का जो मैथ्स है, साइंस है, केमिस्ट्री है, वो उनको नहीं आइडिया होता है, फर्स्ट टाइम यूजर्स को मे बी, तो वो लोग इस तरीके से पकड़े जाते हैं। बट अगर कोई स्मार्ट बंदा या बंदी है जिसको ये चीज़ें पता है और थोड़ा सा मैथ्स में होशियार भी है, तो वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेता है। बट खैर करना नहीं चाहिए, काम कर लो तो बेहतर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे कितना KMnO4 यूज्ड अप हुआ ये आपको दिया हुआ रहेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स वगैरह वगैरह। अब हमको ये पूछा जा रहा है
कि आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? यहाँ पे के कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड वी टी। अब देखो सबसे बड़ी समस्या ये कि मैडम हम लोगों ने तो आपका जो फॉर्मूला लिखा था के का निकालने का, उस फॉर्मूले में तो H2O2 की जानकारी होनी चाहिए। देखो H2O2 के वेरिएबल्स हैं, बट आप निकालने को कह रहे हो वी नॉट और वी टी के टर्म्स में, यानी कि KMnO4 के टर्म्स में। ऐसे कैसे? तो इससे ये समझो कि ज़रूर मुझको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा KMnO4 वर्सेस किसके बीच में, H2O2 के बीच में, ताकि उस H2O2 की क्वांटिटी को हम KMnO4 के वेरिएबल से क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। ठीक है, कैसे करेंगे स्टैब्लिश? नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम आपको करनी है, सादी केमिकल इक्विलिब्रियम। बताइए, पहले तो आप रिएक्शन लिख लीजिए, H2O2 गिविंग यू व्हाट, H2O प्लस हाफ टाइम्स ऑफ O2। O2 गैस है, गैस के फॉर्म में उड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो एट T इक्वल टू 0, भले ही मुझको नहीं पता कि H2O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, बट कुछ तो इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी रही होगी, लेट्स से A0। H2O और O2 इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, 0। फिर कुछ समय बाद हमारी रिएक्शन T इक्वल टू T पर पहुंच गई। तो T इक्वल टू T पर जब हमारी रिएक्शन पहुंची तो A0 में से X माइनस हो गया होगा, H2O आपके X टाइम्स बन गया होगा, और O2 तो खैर गैस है, और गैस के लिए हम लोग कंसंट्रेशन जैसी चीज़ें डिफाइन नहीं करते हैं, तो मैंने उसको इग्नोर किया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो जब हम लोग इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे, यानी कि T इक्वल टू इन्फिनिटी पर, भले ही इस क्वेश्चन में डेटा T इक्वल टू इन्फिनिटी वाला नहीं दिया है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, जब हम T इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो H2O2 0 हो गया होगा, और ये H2O आपका क्या हो चुका होगा, A0। मैंने तुमको प्रेशर के टर्म्स में सिखाया हुआ है पहले ही, जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाई थी, तो उस वक्त मैंने इन्फिनिटी का मतलब मीनिंग क्या होता है ये समझाया है, इसीलिए मैं अभी डायरेक्टली इस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब आइए, अब कैसे करें मैडम? तो देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर क्या नियम बनाया, पढ़ो। हम लोगों का नियम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम हमने ऊपर डिराइव किया है कि KMnO4 जितना भी यूज़ हो रहा है उस टाइट्रेशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H2O2 की कंसंट्रेशन के। ये रूल बनाया हुआ है, यानी कि इस रूल के मुताबिक मैं ये लिख सकती हूँ कि T इक्वल टू 0 पे आपने KMnO4 जो यूज़ हुआ वो V0 हुआ, और T इक्वल टू 0 पर H2O2 की कंसंट्रेशन कितनी है, A0 है। यानी कि मैं T इक्वल टू 0 पर लिख सकती हूँ मेरा A0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V0 के। सिमिलरली T इक्वल टू T पर क्या है, जो भी वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज हुआ, कितना हुआ बताओ, VT हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T इक्वल टू T पर H2O2 की कंसंट्रेशन के, जो कि कितनी होगी आप लोगों की, A0 माइनस एक्स होगी। यानी कि लिखा जा सकता है A0 माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT बराबर। अब मुझको एक बात बताओ, आपका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, उसमें K निकालने का फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T मतलब टाइम इंटरवल। ठीक है, कितना टाइम इंटरवल आप ले रहे हैं, लॉग बेस 10 A0 अपॉन A0 माइनस एक्स, यही है ना फॉर्मूला, A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 लूँ, इसको मैं अपनी अगर इक्वेशन नंबर 2 लूँ, और अगर मैं इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ से मेरे पास A0 अपॉन A0 माइनस एक्स प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, V0 अपॉन VT के बराबर, बिल्कुल आ जाएगा। सो यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T। ठीक है, अच्छा, लॉग बेस 10 A0 को रिप्लेस कर देंगे V0 से, और A0 अपॉन माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम लोग VT से, जहाँ पे V0 और VT ये किसका डेटा है, ये डेटा है आपके KMnO4 का। तो इस तरीके से आप K कैलकुलेट कर सकते हो, किसका, H2O2 का, किसके टर्म्स में, KMnO4 के टर्म्स में, जहाँ पे V0 का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी T इक्वल टू 0 पे कितना KMnO4 का वॉल्यूम लगा, और VT क्या है,
कि T इक्वल टू टी पर कितना KMnO4 का वॉल्यूम लगा, यूज हुआ, बराबर। सोचो कितना आसान है। लेकिन हमने पूरे के पूरे H2O2 को रिप्लेस किया है, किससे रिप्लेस किया है? KMnO4 से। कई स्टूडेंट्स फॉर्मूला रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, बट आई डू सजेस्ट कि फॉर्मूला रट्टा मत मारो। क्यों नहीं मारो? क्योंकि देखो एक सेकेंड वेरिएशन आपको इस सवाल में देखने को मिल गया। आपको कॉलम दिया हुआ है टाइम का, आपको दूसरा कॉलम दिया है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 का। अब देखो हर बार क्या होता था, रिएक्शन में बोला जाता था कि जब टाइम बराबर 0 है, ठीक है, जब टाइम बराबर 0 है तब KMnO4 इतना लगा। इस बार टाइम बराबर 0 की एंट्री दी ही नहीं, इस बार सीधा बोला कि अगर टाइम बराबर T1 था तब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लगा V1, और जब टाइम बराबर T2 है तब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लगा, बोलो कितना? V2। तो ऐसे केस में अब तो टाइम बराबर 0 का डेटा दिया ही नहीं है, ऊपर वाला फॉर्मूला तो तब वैलिड है ना जब टाइम बराबर 0 का डेटा हो, फिर अब क्या करें? तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, आपको शांति से अगेन फॉर्मूला डिराइव करना है। 2 मिनट लगता है, डिराइव कर लो। बोलो कैसे करेंगे इसको डिराइव? जल्दी से। H2O2 इज गिविंग यू H2O प्लस हाफ टाइम्स ऑफ O2। T इक्वल टू 0 का डेटा भले ही नहीं दिया, बट आपको लिखना है। जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाओगे ना तो लिखना है यार, T इक्वल टू 0 पे कुछ तो इनिशियल मानना पड़ेगा ना। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 0 0। वैसे खैर प्रोडक्ट से मुझे मतलब नहीं है, बट स्टिल T इक्वल टू टी पर मेरे, अच्छा T इक्वल टू T1 पर, क्योंकि 2 टाइम दिए हैं, H2O2 में से कुछ जाएगा तो कितना जाएगा? A0 माइनस एक्स जाएगा, बराबर A0 माइनस एक्स जाएगा। अब बात आती है कि T इक्वल टू T2 पे क्या करेंगे मैडम अपन? तो मान लेते हैं T2 पर क्या होगा, आपका जो A0 है उसमें से कुछ y गया होगा, बेसिकली A0 माइनस एक्स में से कुछ गया होगा, बट A0 में से मैं ये कह रही हूँ कि y चला गया होगा, ये मुझे पता चल गया। अच्छा अब मैंने क्या बात की है, हमने अभी अभी ऊपर KMnO4 और H2O2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिराइव किया है कि किसी भी समय पर जितना KMnO4 का वॉल्यूम आपको लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H2O2 के कंसंट्रेशन के। तो अभी टाइम T1 पर आपको KMnO4 का कितना वॉल्यूम लग रहा है? V1 वॉल्यूम लग रहा है, और वही टाइम T1 पर आपके पास H2O2 की कंसंट्रेशन कितनी है? A0 माइनस एक्स है, यानी कि मैं लिख सकती हूँ V1 प्रोपोर्शनल टू A0 माइनस एक्स। सिमिलरली मैं आपके टाइम T2 के कितना वॉल्यूम लग रहा है? V2 वॉल्यूम लग रहा है। कितना कंसंट्रेशन है आपके H2O2 का? A0 माइनस Y कंसंट्रेशन है। तो ये 2 डेटा मुझको मिल गया, बराबर। लेकिन क्या इस डेटा से मैं, जैसे पिछली बार कितना आसान था, सीधा सीधा रेशो ले लिया, क्या इस बार रेशो लेने से काम चल जाएगा क्या? अब सुनो, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़, ये मैं ऑलरेडी पढ़ाई हूँ, फिर से बताती हूँ। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया था, तब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में तुम्हें मैंने 2 केसेस पढ़ाए थे। अगर आपका टाइम 0 से शुरू हो रहा है तब एक केस, और जब आपका टाइम 0 से शुरू ना होकर T1 से शुरू हो रहा है तो बेसिकली वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। खैर मान लेते हैं आपको नहीं चमका कि मैडम आप किस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो T इक्वल टू 0 को हम अपना इनिशियल मानते थे, और जो दूसरा टाइम दिया होता था उसको हम अपना फाइनल मानते थे। इस केस में मुझको इनिशियल यानी कि T इक्वल टू 0 नहीं दिया, तो हम T1 को ही अपना इनिशियल मान लेंगे और T2 को ही हम अपना फाइनल मान लेंगे। और जिस तरीके से हम इनिशियल माइनस फाइनल करते थे, मतलब इनिशियल अपॉन फाइनल वाला काम करते थे, वही सेम काम हम अभी यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वही सेम काम कर लेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अदरवाइज किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो वो अपनी नोट्स कॉपी को रेफर कर सकता है जहाँ पे वो डेरिवेशन है। खैर देखो बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला? K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T। अब सुनो, यहाँ पे T नहीं लिखोगे, T का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना टाइम गैप है।
तो यहाँ पे एक टाइम T1 है, तो ना तो हमको T1 लिखना है ना तो हमको T2 लिखना है, हमें उन दोनों का डिफरेंस लिखना है जो कि होगा T2 माइनस बोलिए कितना T1। ठीक है, log बेस 10, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं A0। अब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है A0 माइनस एक्स है, डिवाइड में क्या लिखते हैं 80। 80 का मतलब होता है आफ्टर सर्टेन टाइम कितना बचा, तो यहाँ पे कितना बचा A0 माइनस वाई बचा। सो दिस इज माई फॉर्मूला। ठीक है, और इस चीज़ को क्या मैं रिप्लेस कर सकती हूँ वॉल्यूम के टर्म्स में। अगर आप इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवाइड कर लो तो A0 माइनस एक्स अपॉन में A0 माइनस वाई, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो V1 अपॉन V2। तो ये आ गया फॉर्मूला V1 अपॉन V2। पेपर में V1 की कुछ वैल्यू होगी, V2 की कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ से K आ गया। इसीलिए मैं कह रही थी कि फॉर्मूला रट्टा मत मारो, 2 मिनट का समय लगता है, आप खुद डिराइव कर लो। ठीक है, आप खुद डिराइव कर लो, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, वो आप लोगों का ज़्यादा बेटर है। अगर आप रट्टाफिकेशन में गए कि चलो फॉर्मूले को रट लेते हैं और उन्हीं फॉर्मूले को हम लोग पेपर में इस्तेमाल कर लेंगे, तो ऐसे केस में आप लोगों का आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक टाइट्रेशन हो गया। खैर, इसको समझाने में वक्त लगा कि कैसे काम कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले में उतना वक्त नहीं लगेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे किसकी, आप लोगों के सेकेंड टाइट्रेशन की। सेकेंड टाइट्रेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोगों का अगेन काम करने जा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में आप काम करने जा रहे हो वो बता दो पहले। तो सबसे पहले सेकेंड चीज़ में हम लोग सेकेंड टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। सेकेंड टाइट्रेशन किसका परफॉर्म कर रहे हो आप, आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन। ठीक है, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। क्वेश्चन वाला आपको पहले से बता के आ रहा है, बताते हुए चल रहा है कि देख भाई ये पहले से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तू बस इसका के निकाल। आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन का मीनिंग क्या है और किस तरीके से ये वाला सवाल ऊपर वाले सवाल से अलग है। ऊपर वाले सवाल में मैंने मात्र एक रिएक्टेंट लिया था जिसका नाम था H2O2, और जो मैं KMNO4 ले रही थी वो मेरा KMNO4 किससे रिएक्ट कर रहा था, आप लोगों के उस H2O2 और KMNO4 ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे। परंतु अब मैं जिस पर्टिकुलर स्पीशीज को ले रही हूँ वो है आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन। ये आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन का मीनिंग क्या है, यानी कि एसीटोन वाली जो रिएक्शन है, जो एसीटोन होता है वो आप लोगों का एक रिएक्टेंट है, और साथ में वहाँ पे आपको एक रिएक्टेंट और देखने को मिल रहा है जो है आयोडीन। यानी कि ऊपर वाले केस में सिर्फ एक रिएक्टेंट था, यहाँ पे टोटल आपके कितने रिएक्टेंट है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। ठीक है, कितने रिएक्टेंट है 2। और जब एसीटोन आयोडीन से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना लेता है आपका कुछ इस प्रकार से CH3COCH2I और प्लस में HI, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब दिक्कत ये है कि ये जो I2 है, अब मेरे को यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का K निकालना है। कई स्टूडेंट्स को फील आ रही होगी कि मैडम यहाँ पे तो क्योंकि 2 रिएक्टेंट हैं तो आप इसको सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहिए। बट मैं बता दूँ, अगर तुम्हें अभी इस पॉइंट पर अगर ऐसा लग रहा है कि आप इसको सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहिए तो आपको पुरानी क्लासेस को वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, तो हो सकता है CH3COCH3 यानी कि एसीटोन का ऑर्डर 1/2 हो और I2 का भी ऑर्डर 1/2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर 1 हो गया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सेकेंड ऑर्डर होगी या कुछ और होगी, इट मे बी एनीथिंग। बट क्वेश्चन वाले ने आपको गिवन दिया हुआ है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है एसीटोन की पावर 1 में। आपको उससे बहस नहीं करनी है कि अरे तुमने एसीटोन की पावर 1 कैसे ले लिया भाई, उसकी मर्जी, उसने ले लिया और तुमको दे दिया। तो तुमको ये उसने बता दिया है कि रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ एसीटोन पे डिपेंडेंट है, आयोडीन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मुझको के कैलकुलेट करना है तो के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा या के का फॉर्मूला क्या होगा। के का फॉर्मूला बस इतना होगा, आप लोगों का A0 किसका, एसीटोन का, अपॉन में
क्या लेते हैं हम लोग, एटी को मैं लिख सकती हूँ A0 माइनस एक्स, वो भी किसका, एसीटोन का। लेकिन ना तो मुझे एसीटोन का A0 पता है, ना तो मुझे एसीटोन का A0 माइनस एक्स पता है। जस्ट लाइक इन अबोव क्वेश्चन, ना मुझे H2O2 का A0 पता था, ना H2O2 माइनस एक्स का पता था। फिर तो यहाँ वैसे ही मुझे यहाँ पे एसीटोन के बारे में कुछ नहीं दिया। अब मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करती हूँ, टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन किसके साथ परफॉर्म करते हैं, हेयर वी डू टाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि हर टाइट्रेशन में KMnO4 यूज होगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ब्यूरेट में भरने वाला केमिकल होता है, ठीक है, अब वो आप लोगों का चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन करते हैं किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ हाइपो सोल्यूशन। अब तुम्हें हाइपो सोल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए, Na2S2O3, ठीक है। आज नोट्स कॉपी खोलना रेडॉक्स की और उसमें ये चीज जरा जाके चेक करना Na2S2O3 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और Na2S2O3 में वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, ये आप चेक करके रखिएगा, ठीक है। ये आप चेक करके रखिए। अगर आप चेक नहीं करोगे तो पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड दिखे पुरानी चीज़ें रिवाइज करना। इवन मैंने आई थिंक तुम्हें जब रेडॉक्स पढ़ाया था तो आखिरी में एक टॉपिक टाइट्रेशंस का पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आयोडीन के अकॉर्डिंग टाइट्रेशंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो दो टाइट्रेशंस कौन से हैं, किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, वो भी आज आप रिवाइज करके रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Na2S2O3 के साथ हम टाइट्रेट करेंगे। ये Na2S2O3 हाइपो किसके साथ टाइट्रेशन शो करेगा, रिएक्टेंट में एक एसीटोन है और एक आयोडीन है। तो देखो हाइपो हमेशा आयोडीन के साथ रिएक्शन देता है, उसका एसीटोन फेसीटोन से कोई वास्ता नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम लोगों के पिछले केस में क्या हो रहा था, जो हम H2O2 ले रहे थे ब्यूरेट, वो डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा था, मतलब H2O2 जो नीचे ले रहे थे कनिकल फ्लास्क में, वो डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा था ब्यूरेट के KMnO4 से, है ना। मतलब रिएक्टेंट और आप लोगों का जो टाइट्रेशन करने वाला वो दोनों ही सेम था। यहाँ पे टाइट्रेशन करने वाला है हाइपो और हमें फॉर्मूले में चाहिए एसीटोन। तो बेसिकली रिएक्शन हाइपो और एसीटोन के बीच में होनी चाहिए थी, जस्ट लाइक इन अबोव केस। बट यहाँ पे हाइपो बाबा जी रिएक्ट करते हैं किसके साथ, I2 के साथ। अरे बाप रे, और फॉर्मूले में लिखा हुआ है आप लोगों का एसीटोन। तो रिएक्ट किसके साथ हो रहा है, I2 के साथ रिएक्ट हो रहा है। रिएक्ट करना किसके साथ चाहिए था, एसीटोन के साथ करना चाहिए था, बट उनके बीच में तो रिएक्शन होती नहीं है। तो इसका मतलब लाइक अबोव केस, मैं इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप हाइपो और एसीटोन के बीच में स्टैब्लिश नहीं कर सकती। मुझे पहले हाइपो और I2 के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा, फिर I2 और एसीटोन के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा, और फिर उन दोनों रिलेशनशिप को आपस में इक्वेट करके फिर इनडायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, आपके हाइपो और एसीटोन के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे। क्या ये बात समझो, यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीका यूज करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपो डायरेक्टली एसीटोन से रिएक्ट नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है फिर। अच्छा, ये एक पॉइंट है कि सबसे पहले हम लोग एक रिलेशनशिप बनाएंगे। किसके बीच का रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप बिटवीन आप लोगों का हाइपो एंड आप लोगों का क्या नाम है इसका, I2, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरा रिलेशनशिप बनाएंगे। वो दूसरा रिलेशनशिप बताइए किसके साथ होगा, बिटवीन I2 एंड आप लोगों के किसके साथ, एसीटोन के साथ। और फिर इन दोनों रिलेशनशिप को अगर आप कंबाइन करोगे तो बेसिकली आप लोगों को एक रिलेशनशिप मिलेगा। किसके बीच का रिलेशनशिप मिलेगा, आप लोगों को बिटवीन I2 एंड बिटवीन हाइपो एंड एसीटोन। हे भगवान, मतलब सोचो कितना घुमा फिरा के हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारा कार्य परफॉर्म करना पड़ेगा, एकदम घुमा फिरा के। ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। एक और पॉइंट नंबर 2 है जो इस पर्टिकुलर बातचीत में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप दो रिएक्टेंट्स ले रहे हो, एक ले रहे हो आप एसीटोन और दूसरा आप ले रहे हो I2 आयोडीन। क्या इन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको सेम लेनी है क्या, तो नहीं।
यहाँ पे एसीटोन की और I2 की कंसंट्रेशन सेम नहीं लेते, क्योंकि अगर मान लेते हैं बातचीत t इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए करने हम लग जाएं, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप लोगों का रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बोलिए क्या हो रही है, आपकी ज़ीरो हो रही है, बराबर। और अगर आप I2 को और एसीटोन को दोनों को इक्वल ले लोगे तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो I2 खत्म हो जाएगा। फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर तुम रिएक्शन करवाओगे हाइपो के साथ, तो हाइपो को तो आयोडीन चाहिए रिएक्शन के लिए, जब आयोडीन ही नहीं रहेगा तो हाइपो रिएक्ट कैसे करेगा, अगर हाइपो रिएक्ट कैसे करेगा, नहीं करेगा तो वैल्यू कैसे मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ I2 एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन, उसे क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, ताकि अगर रिएक्शन को इनफाइनाइट टाइम तक करवाना पड़ गया तो I2 हमारे पास आखिरी तक बचा रहना चाहिए, ताकि वो हाइपो के साथ क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। इस स्टेटमेंट को कृपया करके आप अपने वर्ड्स में हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, हिंदी इंग्लिश मराठी जो लैंग्वेज आप प्रेफर करो उस लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्योंकि ना तो A0 एसीटोन का पता है, ना तो A0 माइनस एक्स एसीटोन का पता है, अगर पता होता तो इतना तामझाम करने की आवश्यकता ही नहीं होती। चलो शुरू करें, बढ़िया। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है CH3COCH3, ये I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, CH3COCH2I प्लस HI, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं T इक्वल टू 0 की, तो उस वक्त एसीटोन की कुछ कंसंट्रेशन होगी लेट से A0, और उस वक्त I2 की कुछ कंसंट्रेशन होगी लेट से B0। दोनों की अलग अलग ली है मैंने, याद रखना, और I2 की ज़्यादा है। फिर जब हम लोग T इक्वल टू T की बात करेंगे, तो T इक्वल टू T पर आप लोगों के पास एसीटोन कुछ कम हो गया होगा, I2 ये भी कुछ कम हो गया होगा, ये तो मानते हो, हाँ। फिर हम एक और बात कर लेते हैं T इक्वल टू इन्फिनिटी की, तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये तो ज़ीरो हो गया होगा, बट I2 इस बार ज़ीरो ना हुआ होगा। क्यों इस बार I2 ज़ीरो नहीं हुआ होगा, अच्छा इसके बारे में तो मैं लिखना भूल गई, ये आपका X बना हुआ होगा, ये आपका X बनेगा, है ना, ये आपका X बनेगा, बिल्कुल। अब T इक्वल टू इन्फिनिटी पर X को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू से, यानी कि A0 से, यही तो होता है। इन्फिनिटी पर हम x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने लिख लिया, और ये आपको हमेशा ही लिखना है, बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अब डेटा आपको क्या दिया है, चलिए डेटा की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एक कॉलम है आपके पास टाइम का, और एक कॉलम है आपके पास वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड का, कि कितना आपने वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज़ किया। जब टाइम 0 थी तब वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज़ हुआ लेट से V0, जब टाइम t थी तब वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज़ हुआ VT, जब टाइम इन्फिनिटी थी तब वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज़ हुआ, बोलिए कितना, V इन्फिनिटी। अब अभी अभी हमने क्लास के ऊपर आज रूल बनाया था कि जितना KMnO4 आप यूज़ करते हो उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 के, जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं यही सेम प्रवचन कि जितना आपने हाइपो यूज़ किया, ठीक है, उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके कंसंट्रेशन के, एसीटोन के, नहीं, उसके साथ जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपके I2 के, तो I2 की कंसंट्रेशन के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो बताओ, जब T इक्वल टू 0 था तो वॉल्यूम ऑफ हाइपो आपने कितना यूज़ किया, T इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम ऑफ हाइपो कितना यूज़ किया, V0, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, T इक्वल टू 0 पे जितना I2 रहेगा, तो कितना है वो B0 है, वो B0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। T इक्वल टू T पर आप लोगों का हाइपो कितना यूज़ हुआ है, VT यूज़ हुआ है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, जितना T इक्वल टू T पर I2 बचा है, तो T इक्वल टू T पे I2 कितना बचा है, B0 माइनस एक्स बचा है, तो ये B0 माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। फिर T इक्वल टू इन्फिनिटी पर वॉल्यूम ऑफ हाइपो कितना यूज़ हुआ है, V इन्फिनिटी यूज़ हुआ है, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, T इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना आप लोगों के पास I2 बचा है, तो B0 माइनस A0 बचा है। बस जो एक रूल हमने क्लास की स्टार्टिंग में बनाया, बस उसी रूल को हम लोग अभी क्या करते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं। अब कहानी बहुत ही सिंपल है। अगर आपको K की वैल्यू लेट से पता लगानी है,
तो के की वैल्यू को पता लगाने के लिए फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन आपका टी लॉग बेस 10 ए नॉट एसीटोन का, ठीक है, ए नॉट किसका, एसीटोन का, अपॉन में ए नॉट माइनस एक्स एसीटोन का। बट ये जो टर्म है बी नॉट, ये सारी टर्म तो यार I2 के लिए है, यहाँ तो एसीटोन के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में तो एसीटोन है, मुझे तो फिर एसीटोन के टर्म्स में आंसर करना चाहिए था। अब मैं एसीटोन के टर्म्स में मैं कैसे आंसर करूँ, बड़ी तकलीफ, क्या करें बताओ, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं भैया, खुद की हेल्प करते हैं। बट फिलहाल अगर मान लेते हैं I2 के टर्म्स में आंसर रिपोर्ट करना होता तो खैर क्या होता, देख लेते हैं। I2 के टर्म्स में अगर आंसर रिपोर्ट करना होता, I2 के टर्म्स में इमेजिन करिए, I2 के टर्म्स में अगर आपको आंसर रिपोर्ट करना होता तब क्या होता, ये दो फॉर्मूले हम लोगों के लिए बहुत होते, ये दो फॉर्मूले है ना, ये दो फॉर्मूले, रेशो ले लो आ जाता। बट हमको तो फॉर्मूला ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स के टर्म्स में रिपोर्ट करना है, हमें तो फॉर्मूला ए नॉट माइनस ए नॉट एक्स के टर्म्स में रिपोर्ट करना है। फिर अब क्या करें, अब तो हमारी गाड़ी अटक गई, हम लोगों के पास तो एसीटोन के टर्म्स में कुछ है ही नहीं, अब हम कैसे काम करेंगे बताओ, ये हम लोगों की समस्या आ गई। अब आगे कैसे बढ़ाए गाड़ी, ये तो पूरा का पूरा बातचीत आप I2 के टर्म्स में कर डाले हो, ये तो कोई भी बातचीत आपकी इसके टर्म्स में हो ही नहीं रही है। किसके टर्म्स में, आप लोगों के बी नॉट माइनस एक मतलब बी नॉट माइनस एक्स के टर्म्स में चल रही है, या फिर बी नॉट के टर्म्स में चल रही है। फिर अब दिक्कत है, अब अपनी बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम को घूर घूर के देखो, बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम जो है आपकी, उसको घूर घूर के देखो, हो सकता है वही बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हारी हेल्प करे, अदरवाइज हेल्प तो कहीं से मिलने से रही है ना, हेल्प कहीं मिलने से रही। अब वो जो बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम ही तुम्हारी क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। कैसे वो बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम हमारी हेल्प करेगी, कुछ देखो उस बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम में, देखो कुछ मिल रहा है क्या, कुछ मिल रहा है क्या उसमें ढूंढो। तो यहाँ पे ए नॉट दिख तो रहा है, ये देखो यहाँ एक ए नॉट दिख रहा है, फिर आप क्या करें, यहाँ पे एक ए नॉट दिख रहा है, अच्छा ठीक है। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो आपने हाइपो यूज़ किया वो तो बी नॉट माइनस ए नॉट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्या करें फिर। अब आपको यहाँ से ए नॉट के टर्म्स में एक्सप्रेशन लाना है, तो आप एक काम करो, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। जब आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस वी इन्फिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आप किस चीज़ के, ए नॉट माइनस एक्स के, है ना। अरे वाह, आ गया हमारा ए नॉट माइनस एक्स, यही तो चाहिए था हमको, बराबर यही तो चाहिए था हमको, ये तो हमको मिल गया। यानी कि ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई, जो कि कितनी है, वी टी माइनस वी इन्फिनिटी। अब ए नॉट की भी तो वैल्यू चाहिए, अब ए नॉट कहाँ से लेकर आऊँ मैं, अच्छा हाँ ए नॉट भी तो लाना है। अब ए नॉट कैसे लेकर आएंगे, तो ए नॉट लाने के लिए क्या करें, ए नॉट लाने के लिए इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट और थर्ड के एक्सप्रेशन को। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा, वी ज़ीरो माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए नॉट, तो मेरे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई। यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखकर मैं लिख सकती हूँ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स किसके बराबर है, वी ज़ीरो माइनस वी इन्फिनिटी अपॉन में वी टी माइनस वी इन्फिनिटी के बराबर है। हाँ, तो यहाँ से के का फॉर्मूला लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्या, 2.303 अपॉन में टी, अच्छा टी लिखें क्या, बिल्कुल, अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की जगह वी नॉट माइनस वी टी अपॉन में वी टी माइनस वी इन्फिनिटी। ये अब पेपर में आपको डेटा दिया हुआ होगा, बस उस डेटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। बट देखा फॉर्मूला कैसे आया, तो सादी केमिकल इक्विलिब्रियम ये आपकी पहली स्टेप, दूसरी स्टेप डेटा के अकॉर्डिंग कौन सी वाली वॉल्यूम किस कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है वो, तीसरी स्टेप ए नॉट माइनस एक्स की और ए नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है। क्या ये केस नंबर 2 समझ में आया, केस नंबर 1 से केस नंबर 2 किस तरीके से डिफरेंट है, क्या ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल। कैसे, क्योंकि केस नंबर 1 में डायरेक्टली आपका जो भी ब्यूरेट वाला केमिकल था वो रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा था,
ठीक है, इकलौते रिएक्टेंट से, और उसी रिएक्टेंट को फॉर्मूले में भी यूज़ करना था। बट यहाँ पर ब्यूरेट वाला केमिकल एक दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है और उस रिएक्टेंट को फॉर्मूले में यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को फॉर्मूले में यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, और भी कोई केस बन सकता है क्या? हाँ, एक केस और बन सकता है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड वैसे कोई मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वो उतना कुछ कठिन नहीं है। उसका नाम है डिकम्पोजिशन। जैसे पहला हमने पढ़ा H2O2 का डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पर भी आपको थर्ड नंबर पे क्या मिलेगा? एक डिकम्पोजिशन मिलेगा। किस चीज़ का डिकम्पोजिशन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2, इसका डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या होता है? ये सॉलिड होता है। ठीक है, जैसे H2O2 आपका लिक्विड होता है भैया, ये सॉलिड होता है। अब अगर ये सॉलिड है तो पहले इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दो। NH4NO2 अगर आप उसको हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होकर बनाता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के साथ वो और क्या चीज़ बना लेता है आप लोगों के पास? H2O। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बना लिया H2O। ये आप लोगों का सॉलिड होता है, ये गैस होता है और ये लिक्विड होता है। चलो, यहाँ पे तीनों फेज मिल रहे हैं आपको, बराबर। अच्छा, अब क्या करें? अब ध्यान से देखना। ठीक है, हमने ऊपर कुछ रूल बनाया था, हाँ बनाया था वो रूल, ठीक है, उसी रूल को हमको यहाँ पे भी रूल यूज़ करना है। क्या? कि किसी भी टाइम पे जो वॉल्यूम यूज्ड अप होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है उस पर्टिकुलर केमिकल के। अब देखो यहाँ पे चीज़ें आपको कैसी दी हैं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। आपको टाइम दिया है और आप लोगों को यहाँ पर क्या कोई टाइट्रेशन करवाना है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस बन रही है उस नाइट्रोजन गैस को कलेक्ट किया जा रहा है अलग अलग टाइम इंटरवल पर। ठीक है, और उस नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा रहा है। उस नाइट्रोजन गैस का क्या कैलकुलेट किया जा रहा है? वॉल्यूम। अब ये टाइट्रेशन के केस में नहीं आता है, बट खैर उसी प्रोसेस के थ्रू जाना है तो मैंने यहाँ पे बता दिया उसको। अब आपको अलग अलग टाइम पर दिया है वैल्यू, तो लेट्स से टाइम टी पर, टाइम जीरो पर नहीं। यहाँ पे टाइम जीरो पे क्यों नहीं दिया है? क्योंकि टाइम जीरो पे नाइट्रोजन गैस बनेगी ही नहीं, तो उसका वॉल्यूम तो जीरो होगा ना, बराबर, उसका वॉल्यूम तो जीरो होगा। चलो लिख लेती हूँ मैं तुम्हारी शांति के लिए। जैसे जब टाइम बराबर आप जीरो लोगे तो ये तो जीरो होगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में, टाइम जीरो पे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि प्रोडक्ट पहले से अगर कंटेनर में स्टोर करके दिया हो तो वो बात अलग है कि हाँ इस रिएक्शन में पहले से थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस अलग से थी, तो हो सकता है कि फिर टाइम जीरो पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस हो। अदरवाइज अगर पहले से आपको नाइट्रोजन गैस नहीं दी है तो फिर टाइम जीरो पर उसका वॉल्यूम आपका कितना रहेगा? जीरो रहेगा। फिर जब ये चीज़ टाइम इक्वल टू टी पे पहुंच गई तब वॉल्यूम कितना हो गया होगा नाइट्रोजन गैस का? लेट से वी, और जब हम इन्फिनिटी पे पहुंच गए होंगे तो वॉल्यूम बराबर कितना हो गया होगा? वे इन्फिनिटी। हमें अगेन वही के की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ आप लोगों का ये वी टी एंड वी इन्फिनिटी। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम होती है वो होती है आप लोगों की स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग काम करिए। अब देखो, गैस होती है तो हम प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं, गैस को वैसे मोल्स के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, बट गैस के लिए कंसंट्रेशन वर्ड का उपयोग नहीं करते। कोई सोल्यूशन होता है तो हम लोग उसको मोल्स के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, उसको प्रेशर के कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। बट अगर कोई सॉलिड हो तो सॉलिड के लिए ना तो आप उसकी बातचीत प्रेशर के टर्म्स में कर सकते हो, ना तो आप उसकी बातचीत कंसंट्रेशन के टर्म्स में कर सकते हो, आप उसकी बातचीत डायरेक्टली क्वांटिटी यानी कि मोल्स के टर्म्स में कर सकते हो। तो जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इनिशियल मोल्स इसके रहे होंगे। अब खैर ये बात अलग है कि जब से हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना शुरू किया है हम लोग हमेशा कंसंट्रेशन को A0 सिंबल से इंडिकेट करते हैं, और जब से हमने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू की 11th स्टैंडर्ड से हम मोल्स को इस तरीके के N वाले सिंबल से मैं इंडिकेट करती आ रही हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पे सिंबल चेंज कर सकते हो, बट मेरा मन नहीं कर रहा है सिंबल चेंज करने का, तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ कि T इक्वल टू 0 पर ये आपके पास A0 क्या है? आपके इनिशियल मोल्स है। मतलब यहाँ पे ये कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पे ये मोल्स है। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सॉलिड के केस में कंसंट्रेशन तो हो नहीं सकती। उस वक्त ये दोनों कितने रहे होंगे? 0 0 रहे होंगे,
है ना। अच्छा, उसके बाद हमने आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी पे बातचीत की, तो टी इक्वल टू टी पे क्या हुआ होगा, कुछ मोल्स कम हो गए होंगे, इतने, ये उतने ही बने होंगे। H2O तो लिक्विड है, सॉल्वेंट है, उसको तो वैसे भी इग्नोर करना है। अच्छा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये ज़ीरो हो गया होगा, और ये आप लोगों के एक्स को हम इनिशियल वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब मैडम हम क्या करें, क्योंकि हम अभी तक जो ऊपर के दो केसेस के लिए रूल्स बनाते आ रहे थे, उन दो केसेस के रूल्स में वॉल्यूम ऑफ जो भी आपका रिएक्ट करने वाला ब्यूरेट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था कंसंट्रेशन के, या तो कंसंट्रेशन ही नहीं है, फिर अब क्या करें, या तो सॉलिड है। तो ऐसे में यहाँ पे भी हम रूल बनाएंगे, वो रूल हम यहाँ लिख लेते हैं, ये वो रूल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे गैस को ना तो आइडियल बोला गया है ना तो रियल बोला गया है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में गैस कौन सी है आपको नहीं बताई जाए तो आप मान के चलेंगे कि गैस आपको कौन सी दी गई है, आइडियल गैस दी गई है। आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन होती है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, कंटेनर का मतलब जो प्रेशर है वो भी मान के चलिए आप कांस्टेंट ही होगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोल्स के। यानी कि जो भी नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है अलग अलग समय पर, वो वॉल्यूम उसी नाइट्रोजन गैस के मोल्स के किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। वो उसी के मोल्स के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बताओ, जब आप लोगों को T इक्वल टू टी दिया है, तब उस T इक्वल टू टी पे नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है, VT, और उसी T इक्वल टू टी पे नाइट्रोजन गैस के मोल्स कितने हैं, X। यानी कि फ्रॉम द एक्सप्रेशन में ये लिख सकती हूँ कि VT प्रोपोर्शनल टू X। T इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल्स पर, जो इन्फिनिटी पर उसके मोल्स हैं, तो उसके मोल्स इन्फिनिटी पे कितने, A0 है ना। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए मैडम, मुझको तो फॉर्मूले में A0 की वैल्यू चाहिए थी, क्या मिल गई, बिल्कुल A0 की वैल्यू मिल गई ना, देखो V इन्फिनिटी। बट फॉर्मूले में हमको A0 माइनस एक्स की वैल्यू भी तो चाहिए थी, A0 माइनस एक्स की वैल्यू ना मिली, तो इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको A0 माइनस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप A0 माइनस एक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो वो आएगा V इन्फिनिटी माइनस VT, और फिर जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे K के फॉर्मूले में तो वो होगा 2.303 अपॉन में बोलिए कितना T log बेस 10 A0 अपॉन A0 माइनस एक्स होता है, तो A0 की जगह V इन्फिनिटी और A0 माइनस एक्स की जगह V इन्फिनिटी माइनस कितना VT। ये इस तरीके से काम करना है, ठीक है, ये इस तरीके से काम करना है। तो ऐसे केस में आप कभी भी फॉर्मूले को रट्टा मत मारिए, हार्डली 10 मिनट नहीं बोलना चाहिए, 2-4 मिनट लगेगा, चीज़ों को डिराइव कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्टिकुलर सॉलिड का डिकम्पोजिशन यहाँ पे मैंने तुमको लिख कर दिया है उसी पर्टिकुलर सॉलिड का डिकम्पोजिशन आपको पेपर में दिया जाए। डिकम्पोजिशन किसी दूसरे केमिकल का भी हो सकता है, कल को पता चले पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करवा दे और बोले कि ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है फिर, तो इसीलिए बराबर, इसीलिए चीज़ों को कैसा है, रटो मत, रटोगे तो तकलीफ तुम लोगों को ही होगी, ठीक है, उसको रटो मत, बराबर। चलो आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, अब देखो एक दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी हो सकती है, इसी पर्टिकुलर केस में एक सेकेंड पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर ये मिल सकती है कि क्वेश्चन वाला ये कहे कि पहले से नाइट्रोजन गैस कंटेनर में मौजूद थी, मतलब अभी कैसा चल रहा था कि T इक्वल टू 0 पर नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम भी कितना था, 0, क्योंकि नाइट्रोजन गैस प्रोडक्ट साइड में है, और जब तक रिएक्शन यानी कि डिकम्पोजिशन शुरू नहीं होगा प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और जब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं तब तक उसका वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा। बट मान लेते हैं कल को तुम्हें क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दे दिया कि T इक्वल टू 0, मतलब एक हेडिंग दे दी टाइम और एक हेडिंग दे दी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ये इस तरीके की हेडिंग दे दी, और आपको बोल रहा है कि टाइम 0 पर, ठीक है, आप लोगों के टाइम 0 पर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन V0 है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत तुम्हें चमकना चाहिए नाइट्रोजन तो प्रोडक्ट साइड में है, टाइम बराबर 0 पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम कैसे हो सकता है। इसका मतलब अगर टाइम बराबर 0 पे इसका वॉल्यूम है पहले से, इसका मतलब गैस वहाँ पे पहले से मौजूद है, गैस इज प्रेजेंट इनिशियली, डिकम्पोज होने के बाद वो प्रोड्यूस नहीं हुई है गैस, पहले से नाइट्रोजन गैस थोड़ी सी वहाँ पर प्रेजेंट है, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, शुरू से हमने थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस उस पर्टिकुलर
रिएक्शन में डालकर बोलो क्या करके रखी हुई है। फिर जब रिएक्शन आप लोगों की लेट से वीटी टाइम पे चली गई होगी, टी टाइम पर, ठीक, एक मिनट को, हाँ, फिर आप लोगों की रिएक्शन टी टाइम पे चली गई होगी, तो ये क्या बन गया होगा वीटी, और ये क्या बन गया होगा इन्फिनिटी पर वी इन्फिनिटी। अब आप बताइए कि के को डिराइव करिए, मतलब के कैलकुलेट करिए। तो जिस बंदे ने ऊपर का फॉर्मूला रटा है उसके लिए तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला कोई काम का ही नहीं है, भले ही वही सेम डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं बट कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि उस फॉर्मूले में तो हम t बराबर 0 पे वॉल्यूम बराबर 0 लेकर चलते थे, बट यहाँ पे वॉल्यूम बराबर 0 नहीं है, यानी कि वो एक्सप्रेशन तब डिराइव किया गया था जब आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन t इक्वल टू 0 पे 0 था। तो फिर अब क्या करें? क्या वही फॉर्मूला यूज करें? क्या नहीं, फॉर्मूला विल चेंज। देयरफॉर आई एम आस्किंग यू कि प्लीज फॉर्मूला मत रटो, डेरिवेशन कैसे हो रहा है इस पे फोकस करो। तो t इक्वल टू 0 पर कुछ मोल्स NH4NO2 के पहले से रहे होंगे, A0 रहे होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट मोल्स। हमारी आदत कैसी है A0 को जनरली केमिकल काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन के नज़र से देखने की, तो अभी फिलहाल के लिए याद रखिए क्योंकि एक सॉलिड है इसीलिए मैं A0 ही मान के चल रही हूँ और बार बार लिख रही हूँ कि ये मोल्स है मोल्स है मोल्स है, ठीक है। अच्छा, और इस बार पहले से नाइट्रोजन गैस कंटेनर में मौजूद है, मतलब डिकम्पोजिशन हुआ नहीं है बट फिर भी नाइट्रोजन गैस आपके पास है। कितनी नाइट्रोजन गैस है? मोल्स के टर्म्स में पूछ रही हूँ, मोल्स के टर्म्स में मान के चलिए आपके पास B0 नाइट्रोजन गैस पहले से मौजूद है, B0। फिर जब हम लोग T इक्वल टू T की बात करेंगे आफ्टर सम टाइम, तो A0 में से X कम होगा बराबर, क्योंकि वो डिकम्पोज हो रहा है और नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो नाइट्रोजन गैस तो पहले से B0 है प्लस और फॉर्म हो रही है, यानी कि B0 प्लस X। और जब मैं T इक्वल टू इन्फिनिटी पे चली जाऊंगी तो ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? X को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इनिशियल मोल्स यानी कि A0 से बराबर। अच्छा, अब हमने रूल क्या बनाया था अभी अभी कि जो भी नाइट्रोजन गैस किसी भी टाइम पे जो कलेक्ट होगी वो उस टाइम के नाइट्रोजन गैस के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नॉट नाइट्रोजन गैस, कल को कोई दूसरी गैस भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन कराओगे तो फिर O2 गैस की बातचीत होगी, है ना। कोई भी गैस का वॉल्यूम किसी भी टाइम इंटरवल पे उसके उसी सेम टाइम इंटरवल पे उसके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी टाइम बराबर 0 पर आपके पास नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है? आपके पास V0 है, तो मैं ये लिखूंगी V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बताइए? आप लोगों के उस टाइम पर उसके मोल्स कितने थे, तो इस टाइम पर इस बार इसके मोल्स कितने हैं? B0 है, मतलब ये B0 के प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज क्या लिखी जा सकती है कि VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B0 प्लस X के, और आपका जो V इन्फिनिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B0 प्लस A0 के। क्या ये बात भेजे में गई? हाँ गई, बिल्कुल गई। अब हमें क्या करना है? हमें K डिराइव करना है। K को डिराइव करने के लिए हमें क्या चाहिए? A0 चाहिए। क्या तुम्हारे पास A0 है? नहीं है। A0 क्या इन एक्सप्रेशन से, पिंक एक्सप्रेशन से निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। कैसे? जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस टू एक्सप्रेशंस। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास V इन्फिनिटी माइनस VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A0 माइनस X के। अरे बाप रे, यहाँ से तो A0 माइनस X की वैल्यू आ गई। चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, आ गई। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? आपको A0 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि V इन्फिनिटी माइनस V0 विल बी इक्वल टू आपका A0। अब जो फॉर्मूला होता है K का, क्या होता है फॉर्मूला? K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log base 10 A0। now you will replace A0 with V infinity minus V0 अपॉन A0 माइनस एक्स। तो A0 माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया? V इन्फिनिटी माइनस VT से। दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर द डिकम्पोजिशन। और अभी आप जब देखिए, जब पहले से आप लोगों के पास कोई वॉल्यूम नहीं थी तब फॉर्मूला ये था, और जब आपके पास पहले से वॉल्यूम है तो फॉर्मूला ये है। तो इसीलिए डिराइव, नेवर डू रट्टाफिकेशन, इट्स क्वाइट सिंपल इफ यू विल डू डेरिवेशन, इफ यू विल डू प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे ये डेटा किसका है? ये डेटा है नाइट्रोजन गैस का डेटा है, ये है ना बराबर। किसका डेटा है? नाइट्रोजन गैस का, प्रोडक्ट का डेटा है। अदरवाइज जब भी हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं तो A0 अपॉन A0 माइनस एक्स किसका लिखते हैं? रिएक्टेंट का लिखते हैं,
यानी कि अगर रिएक्टेंट के बारे में जानकारी ना दी हो और उसके बदले में N2 के बारे में जानकारी दी हो तो हमें क्या कहते हैं उसको, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा कि अरे बाप रे ये वाली चीज़ हम कैसे कैलकुलेट करें। तो उस वक्त ऐसे कैलकुलेट करें, है ना, कि रिएक्टेंट नहीं दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करें। तो ये हो गया हम लोगों का तीसरा केस। अब हम आते हैं हमारे चौथे केस की तरफ, दैट इज केस नंबर 4। अब अगर मैं केस नंबर 4 की बात करूं तो जो केस नंबर 4 है दैट इज ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ईस्ट्रिफिकेशन। तो देखो जो ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है इसको भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंतर्गत लिया जाता है। पहले तो मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन एक्चुअली दिखती आपको कैसे है। आपके पास ईस्टर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा, और क्या होता है ईस्टर्स के बारे में, OCH3, ये आपका ईस्टर है। प्लस इसमें आप क्या डालते हो, पानी डालते हो, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है तो पानी प्लस एसिड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोगों के दो बनते हैं। कौन कौन से दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक बनता है CH3COOH और दूसरा बनता है C2H5OH। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब बात वही है कि अगर मुझे यहाँ पर K की वैल्यू निकालनी है तो K की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आप लोगों का 2.303 अपॉन में T log बेस 10 A0 अपॉन में A0 माइनस एक्स। तो जो A0 आप लोगे या फिर जो आप A0 माइनस एक्स लोगे, ये A0 या A0 माइनस एक्स आपके एस्टर्स का होगा। बात वही है, अगर आपको एस्टर्स के बारे में जानकारी नहीं दी है फिर क्या करने वाले हो, बस ये पता होना चाहिए कि एस्टर्स का डेटा क्या है। तो एस्टर्स का डेटा आप कैसे बताओगे। अब आपको एस्टर्स के डेटा के बारे में लेट्स से इंफॉर्मेशन दी है तो ये सवाल बहुत ही ईजी है, फिर तो A0 और अपॉन में A0 माइनस एक्स पुट करो, बात ख़त्म करो। बट अगर एस्टर्स का डेटा दिया ही नहीं है और डेटा दे दिया है कुछ फलाना चीज़ का, लेट से फलाना चीज़ मतलब कुछ और हो सकती है, लेट से प्रोडक्ट हो सकता है कि किसी टाइट्रेशन वाली चीज़ का आपको दिया हो, फिर तो हमको उसके टर्म्स में इस आंसर को लाना पड़ेगा ना, उसके टर्म्स में। तो अब क्या करते हैं, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के लिए हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, और जो टाइट्रेशन हम करते हैं वो टाइट्रेशन किसकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ NaOH। मैंने पहले ही कहा था कि हर रिएक्शन के लिए टाइट्रेशन करने वाला अलग होता है, सबके लिए सेम नहीं होता। तो यहाँ पे हम NaOH प्रेफरेबली यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के लिए। अब मैं तुम्हें एक सबसे ज़रूरी और ख़ास बात बताती हूँ। वैसे तो तुमने सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी है बट स्टिल मैं बताती हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपके एस्टर्स की कंसंट्रेशन के, आपके H2O की कंसंट्रेशन के, आपके H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के बराबर। बट जब हम रियलिटी देखते हैं तो रियलिटी में रेट सिर्फ और सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल होता है, एस्टर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली ये एक सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स का ये एग्जाम्पल है। क्यों होता है वो हम लोग ऑलरेडी सूडो में डिस्कस किए हैं। अच्छा, जहाँ पे ये H प्लस किसके जैसे एक्ट करता है, एक कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करता है बराबर। अच्छा, अब कहानी कैसी है, इस कहानी में आपको आगे काम करना है। तो देखो H2O के टर्म्स में कभी भी यहाँ वैल्यू पुट करने को नहीं कहेगा, इवन H प्लस के टर्म्स में तक आपको वैल्यू पुट करने को नहीं कहेगा। ये देगा तो या तो इन दोनों के टर्म्स में देगा या तो NaOH के टर्म्स में देगा। अब होता क्या है कि जब आप NaOH को टाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हो तो वो NaOH किसके साथ रिएक्ट करता है। हमने पहला केस देखा कि वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है। हमने दूसरा केस देखा कि दो रिएक्टेंट है, उन दो रिएक्टेंट में से वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था।
लेकिन यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ है कि ये जो आप लोगों का NaOH है, ये NaOH wants to react with आपका CH3COOH, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। अभी तक ऊपर के 2 केसेस में वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है। और प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, अरे बाप रे, फिर आप क्या करेंगे? तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों का रूल क्या बनेगा कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो आप वॉल्यूम यूज़ करोगे टाइट्रेशन के लिए, है ना, वॉल्यूम यूज्ड अब किसका, NaOH का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आप लोगों के किस चीज़ के, CH3COOH के कंसंट्रेशन के, क्योंकि जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है हमें उसकी कंसंट्रेशन के साथ उसको इक्वेट करना है ना, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि CH3COOH के मोल्स के भी प्रोपोर्शनल होगा, अगर मोल्स के टर्म्स में बातचीत, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन इज बेसिकली मोल्स बाय वॉल्यूम, तो अगर वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब वो मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो ये NaOH इस तरीके से रिलेट किया जा सकता है, यानी कि आपको चाहिए एस्टर्स फॉर्मूले में या तो आपको CH3COOH दे देगा या तो आपको NaOH दे देगा। वैसे वो NaOH देगा, मैं बता दूं। तो ऐसे केस में हम लोगों को पहले एक रिलेशनशिप बनाना होगा NaOH का CH3COOH के साथ, फिर CH3COOH का रिलेशनशिप बनेगा एस्टर्स के साथ, और फिर इनडायरेक्टली रिलेशनशिप बनेगा NaOH और एस्टर्स के बीच में। ऐसा जर्नी चलेगा, पता है, ये वाला जर्नी होगा आप लोगों का, इस तरीके का जर्नी, ठीक है, ये इस तरीके का जर्नी। तो इस तरीके का जो ये जर्नी है आप लोगों का, इस पर्टिकुलर जर्नी में अब हम कैसे करें, तो हमें लगेगा कि जैसे हमने हाइपो वाला किया वैसे ही कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हाइपो वाला कर दीजिए। बट ये हाइपो से थोड़ा अलग है। क्या अलग है इसमें हाइपो से, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो यहाँ पे ये अलग है कि जब आप उस NaOH को डालोगे टिप टिप, है ना, रिएक्ट करने के लिए, टाइट्रेट करने के लिए, तो आप NaOH को, बेसिक नेचर है राइट, NaOH का कैसा नेचर है, बेसिक, वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहता है। तो अभी कंटेनर में तो 2 एसिड्स होंगे, एक जो प्रोडक्ट में बनेगा एसिटिक, एक वो वाला एसिड होगा, और दूसरा एसिड जो हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं H पॉजिटिव वगैरह, एक वो होगा। इसका मतलब हम जो NaOH यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, जो वॉल्यूम ऑफ NaOH मैं यूज़ कर रही हूँ टाइट्रेशन करने के लिए, वो वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ NaOH वाला वॉल्यूम आपके एसिटिक एसिड के साथ टाइट्रेट में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो एज वेल एज कैटलिस्ट के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है। मतलब समस्या अभी तक क्या हो रहा था कि जिसके साथ हम उसको टाइट्रेट करवाना चाह रहे थे वो सिर्फ उसी के साथ टाइट्रेट हो रहा था, बट अब समस्या कैसी है कि वो उसके अलावा किसी और के साथ भी रिएक्ट हो जा रहा है, वो किसी और के साथ भी रिएक्ट हो जा रहा है। अब ये आप लोगों की समस्या है। अब इस समस्या से कैसे निपटे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोटी छोटी पेरी पेरी कैलकुलेशंस करते हैं। मैं मानती हूँ टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट अगर स्पीड वाले इसमें देखोगे तो उसमें तकलीफ नहीं होगी। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अब अभी मान लेते हैं रिएक्शन हो रही है ईस्टर्स, ठीक है, प्लस आप लोगों का कैटलिस्ट H पॉजिटिव, रिएक्शन के बाद बन रहा है एसिटिक एसिड, मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ, प्लस आप लोगों का बन रहा है अल्कोहल। सही कह रहे हैं, ठीक है। जब T इक्वल टू 0 पे बातचीत की गई तो T इक्वल टू 0 पर आप लोगों का जो एस्टर्स है उसकी कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगी ही होगी, है ना। तो मान लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन है लेट्स से A0। साथ ही साथ में जो आप लोगों का कैटलिस्ट है उस कैटलिस्ट की भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो उस पर्टिकुलर टाइम पे रही ही होगी, ठीक है, रही होगी। अच्छा, और जो एसिटिक एसिड है वो उस वक्त 0 रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट बना ही नहीं है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो क्या बात। फिर जब हम T इक्वल टू T की बात कर रहे हैं तो A0 माइनस एक्स हुआ होगा। A0 माइनस एक्स आपका एस्टर्स ख़त्म हो गया होगा, एसिटिक एसिड X क्वांटिटी में बना होगा। T इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करूँ तो ये 0 हो गया होगा, ये आपका A0 हो गया होगा। परंतु अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, वो क्या कि जब मैं NaOH डाल रही हूँ तो वो जो NaOH आप डाल रहे हो
वो NaOH टाइट्रेट हो रहा है। किसके साथ टाइट्रेट हो रहा है वो NaOH? वो T = 0 पर उस NaOH ने क्या एसिटिक एसिड को टाइट्रेट किया होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एट T = 0 देयर इज नो प्रोडक्ट। ठीक है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई एसिटिक एसिड नहीं है। सो देयरफॉर आप लोगों का जो NaOH है वो रिएक्ट किया होगा किसके साथ? H+ के साथ। कौन सा वाला H+? आपके कैटेलिस्ट वाला H+। कौन सा वाला H+? आपके कैटेलिस्ट वाले H+ के साथ वो रिएक्ट किया होगा, कैटेलिस्ट के H+ के साथ, बराबर। फिर जब हम लोग T = T की बात कर रहे हैं तो T = T पर वहाँ पर बोलो क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, T = T पर देयर इज प्रोडक्ट, यानी कि वहाँ पर एसिटिक एसिड बन चुका होगा। अच्छा, साथ ही साथ में अल्कोहल भी बना होगा, बट अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ? आपके उस पर्टिकुलर NaOH के साथ, यानी कि रिएक्शन सिर्फ NaOH और एसिटिक एसिड के बीच में ही होगी। देयर इज प्रोडक्ट, यानी कि यस देयर इज CH3COOH। अच्छा, और ऐसा तो है नहीं कि अब कैटेलिस्ट खत्म हो गया होगा, कैटेलिस्ट खत्म नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि T = T का मतलब है कि आपने अपने कंटेनर को फिर से नए 10 ml इस्टर्स के साथ फिर से फिलअप किया। अब कई स्टूडेंट्स को एक ऐसा मिसकंसेप्शन होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट से जो हमने 10 लीटर का कंटेनर लाए हैं, उस 10 लीटर के कंटेनर को हम पूरा का पूरा टाइट्रेट करा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। उस 10 लीटर के कंटेनर का 10 ml लेते हैं, उसको टाइट्रेट कराते हैं, फिर कुछ मिनट बाद फिर से नया 10 ml लेते हैं, फिर से टाइट्रेट कराते हैं। मतलब हर बार आप नया वॉल्यूम ले रहे हो, पुराने वॉल्यूम को टाइट्रेट नहीं करा रहे हो, हर बार न्यू फ्रेश स्टॉक आप भरते हो। ठीक है, तो यस देयर इज CH3COH। तो देयरफॉर अब जब आप लोगों के पास NaOH है तो वो NaOH रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? H+ जो कैटेलिस्ट है उसके साथ भी करेगा, और आपके CH3COOH वाले एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। T = 0 पे क्या हो रहा था? वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट कर रहा था? कैटेलिस्ट से। बट अब वो किससे रिएक्ट कर रहा है? कैटेलिस्ट एज वेल एज एसिटिक एसिड से। अच्छा, फिर अब क्या करें? चलो खैर बाद में देखेंगे, फिलहाल एक लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या बनाया था हमने कि कितना NaOH यूज हो रहा है किसी भी टाइम इंटरवल पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH के, या फिर जिसके साथ उसने रिएक्ट किया है ना, जिसके साथ उसने रिएक्ट किया उसकी कंसंट्रेशन पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बराबर, उस पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे केस में अगर मैं T = 0 की बात करूं, अगर मैं T = 0 की बात करूं तो T = 0 पर NaOH यूज हो रहा है। अच्छा, कितना NaOH यूज हो रहा है लिख लेते हैं। T = 0 पर, T = T पर, T = इन्फिनिटी पर, वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो T = 0 पर ये आप लोगों का लेट्स से V0 यूज हो रहा है, ये VT यूज हो रहा है, और लेट्स से ये V∞ यूज हो रहा है। तो T = 0 पर जो NaOH यूज हो रहा है वो एसिटिक एसिड के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो कैटेलिस्ट के लिए यूज हो रहा है, बराबर। वो किसके लिए यूज हो रहा है? कैटेलिस्ट के लिए यूज हो रहा है। वो किसके लिए यूज हो रहा है? अपनी कुर्बानी किसके लिए दे रहा है? कैटेलिस्ट के साथ रिएक्शन करने के लिए वो अपनी कुर्बानी दे रहा है। तो T = 0 पर जो भी NaOH यूज हो रहा है, ठीक है, जो भी NaOH T = 0 पर यूज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ कैटेलिस्ट के, बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ कैटेलिस्ट के। और जो हम लोगों के T = T पर जो वॉल्यूम NaOH का यूज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कैटेलिस्ट की कंसंट्रेशन के, प्लस साथ ही साथ में किसकी कंसंट्रेशन के? एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन के, क्योंकि दोनों के साथ उसको रिएक्ट करना पड़ रहा है ना। तो अब दोनों में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन T = आपके T पे कितनी है? X है, यानी कि इससे, बराबर। और अगर मैं T = इन्फिनिटी की बात करूँ तो ये बेसिकली इन्फिनिटी पे जाते जाते, इन्फिनिटी पे जाते जाते, इन्फिनिटी पे जाते जाते अगेन जो कैटेलिस्ट होगा उसके साथ भी ये रिएक्ट कर रहा है, प्लस उस इन्फिनिटी पर आप लोगों के पास, ठीक है, आप लोगों के पास जो कंसंट्रेशन है वो उसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड।
ये कहानी है। क्या ये बात समझे? हाँ। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ए नॉट की वैल्यू चाहिए। तो ए नॉट की वैल्यू के लिए मुझे इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो v इंफिनिटी माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू आपका सॉरी प्रोपोर्शनल टू आपका ए नॉट आ जाएगा। अगर मुझे ए नॉट माइनस एक्स चाहिए तो मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि v इंफिनिटी माइनस वी टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस चीज के? ए नॉट माइनस एक्स के, जहाँ पे ए नॉट क्या था? आपके एस्टर की कंसंट्रेशन थी। लो आ गया मेरे पास के का फॉर्मूला। बोलो क्या है के का फॉर्मूला? के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए नॉट की जगह वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, यानी कि वी इंफिनिटी माइनस वी टी। दिस इज माई फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला है। तो ये हमने कुछ केसेस डिस्कस कर लिए, किसको लेकर? कंसंट्रेशन वाले, टाइट्रेशन वाले टर्म्स को लेकर। अब देखो इस पूरी बातचीत में बस एक बात का ध्यान रखना कि अलग अलग समय पर जो हम नीचे कोनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं, ठीक है, जैसे इस केस में किसको लिया गया? एसिटिक एसिड को लिया गया, कभी I2 को लिया गया, कभी H2O2 को लिया गया। हर बार उनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है, हर बार उनका वॉल्यूम सेम है। तभी आप क्या कर पा रहे हो? स्टार्टिंग की क्लास में जो मैंने कहा था कि ये आपका कांस्टेंट होगा, कौन किसको कांस्टेंट रखा था मैंने? ये वाली टर्म आपकी कांस्टेंट होगी। और हमने रूल बनाया था कि कोई भी चीज़ जो टाइट्रेट करवाती होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिसके साथ वो टाइट्रेट हो रही है, तभी हम ये रूल बना पाए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं लोगे तो ये सारे फॉर्मूले वैलिड नहीं हैं। फिर क्या करेंगे? अगर वॉल्यूम सेम नहीं होगा तो फिर आपको हर बार हर स्टेप में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना पड़ेगा, यानी कि ये पूरा लिखना पड़ेगा N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ठीक है। जहाँ पे आपको मान लेते हैं N1 दिया होगा, V1 आपको क्वेश्चन में ढूंढने को दिया होगा या दिया होगा, N2 आपको निकालना होगा और V2 आपको दिया होगा। क्योंकि हर बार अपन ये वॉल्यूम H2O2 का या किसी दूसरी चीज़ का जिसके साथ वो रिएक्ट हो रहा है, क्योंकि वो सेम है, इसीलिए ये हमारी टेंशन का विषय नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ चेंज होने लगे, कभी 10 ml, कभी 15 ml, कभी 20 ml, अगर ऐसा कोई लेने लगे रैंडम कि मैडम हर बार 10 ml लेकर इच को टाइट्रेट करना, कभी 10 लो, कभी 5 लो, कभी 13 लो, कभी 14 लो, तो आपको हर बार लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर अलग अलग वैल्यूज में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये जो डेटा निकाले जाते हैं कि 0 टाइम पे इतनी वॉल्यूम आ रहा है, T टाइम पे इतना वॉल्यूम आ रहा है, इन्फिनिटी टाइम पे इतना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम यूज इतना आ रहा है, तो यूज अगर हो रहा है तो किसी के रिस्पेक्ट में यूज हो रहा होगा ना, बराबर। तो जिसके रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है वो हमेशा 10 ml रखा जाता होगा, या हमेशा 20 ml रखा गया होगा, या हमेशा 30 ml रखा हो गया होगा, तभी वो कैंसिल हुआ। अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा होगा, अगर आप लोगों के पास इस तरीके का है, ठीक है। दूसरी चीज, इस पूरे कार्य में ये जो पूरा हम लोगों ने अभी जितनी भी बातचीत की, इस पूरी बातचीत के दौरान हमने जो पूरा का पूरा काम किया इस H2O2 से, जब से हमने शुरुआत की, वहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या था? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमारा कंसेप्ट था। वहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या था? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमारा कंसेप्ट था, बराबर। उसमें नॉर्मेलिटी हमको पता थी, नॉर्मेलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, सॉरी क्या है आपका? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। मान लेते हैं कल को आपको कोई एक ऐसा केस दे दिया जाए, ठीक है, कल को मान लेते हैं आप लोगों को एक ऐसा केस दे दिया जाए, ये आखिरी केस है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हे भगवान, केस नंबर आई थिंक 6 है, ये 6 है क्या? 1 हो गया, 2 हो गया, नहीं 5वां है, केस नंबर 5 है ये, 5, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में देखो ये चीज़ें अब आपको कैसी दी है। केस नंबर 5 में कोई अलग से मैं एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, एक जनरलाइज्ड केस है ये। ए रिएक्ट हो रहा है, मतलब ए कन्वर्ट हो रहा है B + C में, टाइम आपको दिया हुआ है 0 और एक आपको दिया है T। अच्छा, अब इसमें आप कोई रिएजेंट यूज़ करो, मुझे नहीं पता क्या, मे बी KMnO4, मे बी समथिंग एल्स। तो 0 पे इसका वॉल्यूम V0 और इसका वॉल्यूम VT, बराबर। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रिएजेंट या तो किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है, या तो प्रोडक्ट से रिएक्ट कर रहा है, या तो कैटलिस्ट और प्रोडक्ट दोनों से रिएक्ट कर रहा है। बट अब यहाँ पे आपको शॉकिंग न्यूज़ ये दे दी गई
कि रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है सारे के सारे स्पीशीज के साथ, यानी कि ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी, तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में अब हम लोग किस तरीके से डेरिवेशन करेंगे, ये हम लोगों का सबसे कठिन चीज़ है। यहाँ पे एक्चुअली अब आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा वैलेंसी फैक्टर वाले कंसेप्ट को, ठीक है। अच्छा, जब T इक्वल टू 0 पर जो आप लोगों का रिएजेंट का जो वॉल्यूम यूज हुआ वो हम लोग अभी तक क्या लिखते आते थे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसके साथ उसने रिएक्ट किया। तो T इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट तो नहीं होगा, इतना तो मानते हो ना, ठीक है। T इक्वल टू 0 पर, चलो पहले मैं लिख लेती हूँ, डायरेक्ट नहीं करवाती। A आपका बना रहा है B प्लस सी। T इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन A0, इनकी 0, इनकी 0। T इक्वल टू T पर ये A0 माइनस एक्स, ये x और ये x। तो T इक्वल टू 0 पर जो भी रिएजेंट का वॉल्यूम यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, V0 यूज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिसके साथ उसने रिएक्ट किया। तो T इक्वल टू 0 पे तो सिर्फ A के साथ रिएक्ट कर रहा है और A की कंसंट्रेशन कितनी है, A0 है। तो ऐसे केस में जब आप ये सबके, क्योंकि नेक्स्ट केस में तो सबके साथ रिएक्ट करने वाला है, नेक्स्ट केस में तो सबके साथ रिएक्ट करने वाला है, A के साथ भी करेगा, B के साथ भी करेगा, C के साथ भी करेगा। A का वैलेंसी फैक्टर अलग होगा, B का वैलेंसी फैक्टर अलग होगा, C का अलग होगा। अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमने ऊपर डिराइव किए वहाँ पे सिर्फ दो लोगों के बीच में रिएक्शन हो रही थी और अलग अलग टाइम पे भी सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही थी, कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। यहाँ पे तब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, पता नहीं कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं। तो अब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हर स्टेप में बदल रहा है, तो आपको स्टार्टिंग से ही वैलेंसी फैक्टर लेकर चलना होगा। यहाँ पे A0 को भी उसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है रेडॉक्स में। और यहाँ पे V0 को भी आप उसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। फिर जब हम पहुंचे T इक्वल टू T पर, तो T इक्वल टू T पर वो तीनों से रिएक्ट कर रहा है। तो T इक्वल टू T पर जो भी वॉल्यूम यूज हो रहा है उस रिएजेंट का, कितना हो रहा है, VT यूज हो रहा है। आप पहले तो उसको उस रिएजेंट के वैलेंसी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनों के साथ उसने रिएक्शन की उन सबके सम के बराबर। कितनों के साथ रिएक्शन की, A के साथ की, तो A के साथ की तो A0 माइनस एक्स, इसलिए मल्टीप्लाई बाय उसका वैलेंसी फैक्टर A का, प्लस उसने B के साथ भी रिएक्शन की तो B का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय उस B का वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, प्लस उसने C के साथ भी रिएक्शन की और उसका वैलेंसी फैक्टर। ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके सेकेंड स्टेप में, मतलब T इक्वल टू T पर रिएक्ट होने वाली चीज चेंज हो रही है तो, अच्छा मैडम आपने ऊपर वैलेंसी फैक्टर को काउंट में क्यों नहीं लिया, ऊपर भी तो देखो कैटलिस्ट था और नेक्स्ट स्टेप में कोई दूसरा आ रहा था। क्योंकि एसिड CH3COOH उसका वैलेंसी फैक्टर +1 और मैंने जो कैटलिस्ट लिया उसका भी वैलेंसी फैक्टर +1, ये मैंने मान के किया है। अगर नहीं, अगर कैटलिस्ट का वैलेंसी फैक्टर कुछ और होता तो मैं यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कैटलिस्ट का, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आप लोगों के क्या नाम है उस एसिड का, यानी कि एसिटिक एसिड का, और यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर रिएजेंट का यहाँ पे भी लेना पड़ता है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में कुछ थर्ड पार्टी आपकी इन्वॉल्व हो रही है या फोर्थ पार्टी इन्वॉल्व हो रही है तो आपको वैलेंसी फैक्टर को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। तो ये पूरी बातचीत थी तुम लोगों के टाइट्रेशंस के रिस्पेक्ट में आप के कैसे निकालते हो उसके लिए, जो काफ़ी लंबी गई। अब इसमें एक बार इन सारी चीज़ों को खुद डिराइव करके देखना, सिखाने में वक्त लगता है बट जब खुद करने जाओ तो हार्डली ये टॉपिक 20 मिनट का भी नहीं है, ठीक है। फॉर्मूलेस को रट्टा मत मारना कि इस केस के लिए ये फॉर्मूला, उस केस के लिए फॉर्मूला। तुम कितने केसेस बनाओगे, कितने केसेस को रट्टा मारोगे। फिर जैसे जब मैंने H2O2 का बताया था तो H2O2 में देखो मैंने दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर दी थी। एक आपको टाइम T1 दिया था, एक टाइम T2 दिया था। तुम्हें नहीं लगता यही सेम पॉसिबिलिटीज़ हैं बाकी केसेस में भी क्रिएट कर सकती थी? नेक्स्ट केस में हाइपो वाले में भी तो क्रिएट कर सकते थे कि एक T1 पे वॉल्यूम इतना, T2 पे वॉल्यूम इतना। फिर तो एक काम करना, बाकी केसेस के लिए भी क्रिएट कर लो वो T1 T2 वाली पॉसिबिलिटी। फिर तो इसीलिए डोंट मग अप फॉर्मूलास। चलो तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। कल की क्लास में हम ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म्स में, यानी कि वो केमिकल्स जो ऑप्टिकली रोटेशन पॉसिबल कर पाते हैं, जिनमें ऑप्टिकल रोटेशन होता है, उनके लिए आप के कैसे कैलकुलेट करोगे, कल का वो हमारा टॉपिक रहेगा। खैर वो उतना बड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ हमें एक ही टॉपिक पढ़ना है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मैंने तुमसे कुछ दिनों पहले पूछा भी था कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहते हैं, वो पता करके आना। तो कल मैं उसका जवाब भी दे दूंगी, और अगर पता किया है तुमने तो खैर अच्छी बात, अदरवाइज बायोमोलिक्यूल्स में वो चीज़ है।
प्रेशर के टर्म्स में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ यही सारी कहानी, बट कल फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे प्रेशर के टर्म्स में भी। और बैक्टीरियल ग्रोथ को मैं रिपीट नहीं करूँगी, वो तुमको आना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं आगे और कितने दिन लगते हैं इसको।